हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे 69th बीपीएससी प्री बिहार दरोगा सिविल कोर्ट असिस्टेंट में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था। हुंकार नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, यह किसने कहा था कि इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था। लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के मरने के साथ समाप्त हो गया था। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था। नाना साहेब का दूसरा नाम था तात्या टोपे था। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था, तात्या टोपे था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सा गुप्त काल में लिखी गई है। कौन सा गुप्त काल में लिखी गई है। अमरकोश, अमर सिंह, ये अमरकोश तो लिखी गई है। कामसूत्रा भी गुप्त काल में ही लिखा गया। मेघदूत भी गुप्त काल में लिखा गया और मुद्रा राक्षस भी गुप्त काल में लिखा गया। अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया है, अमर सिंह के द्वारा लिखा गया। अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया है, अमर सिंह के द्वारा लिखा गया। और कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया, वात्सायन के द्वारा लिखा गया। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया, मेघदूत आपको लिखा गया है कालिदास के द्वारा। और मुद्रा राक्षस जो लिखा गया आपको विशाख दत्त के द्वारा। इसमें से ये अमर सिंह, कालिदास और विशाख दत्त, ये तीनों जो है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिसमें से आपको अमर सिंह और कालिदास क्या थे, नवरत्न में से शामिल थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किसे 2021-2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है। ये संयुक्त राष्ट्र ने किसे निम्न में से 2021-2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है। ये आपको हो जाएगा जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी डिकेड। आपको पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्न में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण होगा। इसमें कंसंट्रेशन पूछ रहा है, कंसंट्रेशन। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पॉन्ड इकोलॉजी लेंगे। पॉन्ड इकोलॉजी में क्या होगा, सबसे जो निचले स्तर पे रहता है वो क्या होता है, जूप्लैंक्टन्स रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स रहता है। ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, मछली वगैरह खाती है, फिश खाती है। ठीक है। फिश को कौन खाता है, ह्यूमन खाता है, या फिर आपको बगुला वगैरह खाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जूप्लैंक्टन में जो कंसंट्रेशन रहेगा, डीडीटी का कंसंट्रेशन रहेगा, या भी किसी केमिकल्स का कंसंट्रेशन रहेगा, उसका क्या होगा कि 10 टाइम्स आपको फाइटोप्लैंक्टन्स में देखने को मिलेगा। अब फाइटोप्लैंक्टन्स में जितना कंसंट्रेशन रहेगा उसका 10 टाइम्स आपको किस में देखने को मिलेगा, फिश में देखने को मिलेगा। अब फिश में जितना कंसंट्रेशन रहेगा उसका 10 टाइम्स आपको या तो ह्यूमन में दिखेगा या तो बगुला में दिखेगा। इसमें यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए आपको, देखिए टिड्ढा तो आपको स्टार्टिंग में ही हो जाता है, भेड़ भी आपको घास वगैरह खाती है, मवेशी भी घास खाती है। इसमें ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है। इसमें हो जाएगा आपको हड़प्पाकालीन स्थल, आपको मेहरगढ़ नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग ये जो रंगपुर के बारे में। रंगपुर कहाँ पे है, आपको गुजरात में पड़ता है। रंगपुर कहाँ पे पड़ता है, आपको गुजरात में पड़ता है, जो सौराष्ट्र के गुजरात में। ठीक है। और दूसरा जो है आपको कोटदीजी के बारे में बात करते हैं। कोटदीजी आपको कहाँ पे है, ये कोटदीजी आपको सिंध है, पाकिस्तान का जो प्रांत है एक, सिंध प्रांत है। ठीक है, सिंध में है। और दूसरा जो है आपको राखीगढ़ी। राखीगढ़ी तो आप जानते हैं कहाँ पे है, आपके अपने हरियाणा में। ठीक है। और ये मेहरगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान के बलूचिस्तान। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, ये आपको चित्रित धूसर मिदवान, ये गलत हो गया। कुषाण, गंधार कला शैली, कुषाण की तो गंधार कला शैली की शुरुआत किसने किया था, कुषाण ने किया था। मराठा पहाड़ी चित्रशैली, ये भी गलत है। मुगल अजंता, ये भी गलत है। ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। हड़प्पा चित्रकारी की जो शुरुआत हुई थी, हड़प्पा चित्रकारी की जो ये चित्रित धूसर मिदभांड की जो शुरुआत हुई थी आपको वैदिक काल में हो गई थी। कब हो गई थी, आपको वैदिक काल में। और मराठा पहाड़ी चित्रशैली की जो शुरुआत हो गई थी आपको ये इसको कहा जाता है मुगल पेंटिंग का ही एक भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मराठा पहाड़ी चित्रकारी शैली को ये मुगल काल का एक पार्ट कहा जाता है। जो नेक्स्ट जो है आपको अजंता चित्रकारी आपको गुप्ता डायनेस्टी में देखने को मिलता है। ठीक है। ये मुगल से नहीं, गुप्ता से ही चले आ रहा है। ठीक है। आइए देख लेते हैं, कुछ फिगर्स वगैरह हैं, उसको देख लेते हैं एक एक करके, 1 बाय 1। ये जो आपको दिख रहा है फिगर नंबर 1 में जो आपको दिख रहा है, ये आपको है पहाड़ी चित्रशैली। ये कौन सा है, ये पहाड़ी चित्रशैली, जो कि जिसका जो प्रारंभ माना जाता है मुगल चित्रकारी का समय ही माना जाता है। और नेक्स्ट जो आपको डायग्राम है, ये है आपको चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है। और नेक्स्ट जो आपको डायग्राम है,
वो है आपको गंधार कला में बनी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, ठीक है, जो कि आपको अमरावती से प्राप्त हुई है। ठीक, और नेक्स्ट जो है आपको ये आपको अजंता का दिखेगा, अजंता केव में, जो गुप्ता डायनेस्टी के समय स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था ये? गुप्ता डायनेस्टी के समय स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध राजा के साथ लड़ा था। विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ये लड़ा था आपको कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ठीक है, किसके किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? रवि कीर्ति क्या थे? किसके दरबार में रहते थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे। भावभूति किसके दरबार में रहते थे? कन्नौज के यशो बर्मन के दरबार में रहते थे। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? ये आपको समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और जो डांडी है वो किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? सबसे प्रसिद्ध नगर जो था आपको मथुरा था। कौन सा था? मथुरा। अभी कौन कौन सा जगह प्रसिद्ध है सूती वस्त्रों के लिए? एक बनारसी साड़ी हो गया, कांजीवरम हो गया, कांजीवरम, और एक बिहार में क्या है? भागलपुरी सिल्क बहुत ज़्यादा फेमस है। एक कोटा में कोटा डोरिया करके है, वो भी वहाँ का भी साड़ी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर क्या होता है? आपको बजटीय घाटा कहलाता है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य का गिरावट। सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुद्रा को अपना स्तर ढूंढने की अनुमति, ये गलत है। IMF की सहायता से मुद्रा का मूल्य निर्धारण, ये भी गलत है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रम के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रम उसका हो जाएगा गृह त्याग हो जाएगा। ठीक है, महापरिनिर्वाण को क्या होता है? महापरिनिर्वाण डेथ को बोला जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के डेथ को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। और निर्वाण क्या होता है? कि ज्ञान की प्राप्ति को। निर्वाण क्या हो जाएगा आपको? ज्ञान की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पर्ल हार्बर पर हमला कब हुआ था? पर्ल हार्बर पर जो हमला हुआ था वो 1941 में हुआ था। कब हुआ था? 1941। पर्ल हार्बर पर जो हमला किया गया था वो जापान के द्वारा किया गया था। कब? 7 दिसंबर 1941। 7 दिसंबर 1941 तक अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि 7 दिसंबर 1941 के बाद जो है अमेरिका सक्रिय रूप से क्या हुआ? मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ाई लड़ने लगा। 7 दिसंबर को क्या हुआ था कि जापान ने क्या हवाई द्वीप पर स्थित अमेरिकी नौसेना के अड्डे को तहस नहस कर दिया था, जिसमें क्या हुआ था कि अमेरिका का 8 जंगी जहाज नष्ट हो गया था और उसमें से 4 जो है वो डूब गया था। उसमें क्या हुआ था कि 2400 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक की हत्या हो गई थी, वहाँ पे मारे गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लिटिल मैन और फैट बॉय गिराया गया था। कहाँ पे? आपको हिरोशिमा और नागासाकी पे देखने को मिला था बाद के वर्षों में। ठीक है, 1945 में। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित किसके बीच स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला जो आपको सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे आपको लाला लाजपत राय। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है किसके शासनकाल में किया गया है? कार्नवालिस के शासनकाल में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? सत्यमेव जयते का नारा मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? ये आपको था स्वराज पार्टी नाम था। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता जो आपको भाषण जो बोलने की जो स्वतंत्रता है उसमें निहित है। निम्नलिखित किसी संसदीय समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है? संसदीय समिति, देखिएगा, संसदीय समिति का सदस्य किसे बनाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति, बिल्कुल सही बात है। भारत के अटॉर्नी जनरल, ये भी इसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्री को भी सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज समिति से संबंधित नहीं है? आपको दिनेश गोस्वामी, ये चुनाव सुधार समिति से संबंधित है। GVK राव, ये आपको पंचायती राज से है। सादक अली, ये भी आपको पंचायती राज से। LM सिंह भी, ये भी आपको पंचायती राज समिति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा सही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? इसने श्रमिकों के साथ महिलाओं को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया। सही बात है। इसने भारत को डोमिनियन स्टेट दिया। गलत बात है। इसने भारतीय विधायकों को अधिनियम को रूपांतरित या संशोधित करने के लिए अधिकृत किया। ये भी गलत है। अब देख लेते हैं ऑप्शन कैसे कैसे दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है, मेरा तो एक ही सही है, तो इसमें केवल एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहेगा?
सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ठीक है, इसमें आर्टिकल हो जाएगा आपको 143। परामर्श किस आर्टिकल के तहत ले सकता है? वो सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति 143 के तहत ले सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 122 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 122 में क्या है? आर्टिकल 122 में है कोर्ट के द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। ठीक है, जो भी कार्रवाइयाँ चल रही होती है संसद में, उसकी जांच जो है कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अपने हमारे संविधान में। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है आपको अगला जो आपको आर्टिकल है वो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? जो राष्ट्रपति के पास एक ताकत होता है अध्यादेश जारी करने का। ठीक है, वही ताकत के बारे में 123 बताता है। ठीक, और जो नेक्स्ट जो है आर्टिकल है वो 352, ये आपको राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अभी हाल के वर्षों में 69% रिजर्वेशन है अभी तमिलनाडु में, तो इसको चुनौती दी गई थी कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, एससी में इसको चुनौती दी गई थी, जिसको सुरक्षित रख लिया था बेंच ने, फिर बाद में आंसर भी आया था। तो ठीक है, तो इसको चुनौती भी दी जा चुकी है एक बार। सदन स्थगन का अधिकार किसको? सदन स्थगन का एकमात्र अधिकार आपको स्पीकर के पास है। समाजवादी नमूना शब्द को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? समाजवादी नमूना शब्द को सर्वप्रथम जो है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 51 से 56 तक। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया था? कृषि पे जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया था? कृषि पे। और ये किस पे आधारित था? हेरोड डोमर के मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब तक था? 1956 से लेके 61 तक था। ठीक है, ये किस पे किस पे जोर दिया गया था? इस पे उद्योग पे जोर दिया गया था। ये किस पे आधारित था? ये आपको पीसी महालनोबिस पे आधारित। और तृतीय पंचवर्षीय योजना आपको 61 से 66, कब से कब तक था? 61 से 66 तक था। और इस पे किस पे जोर दिया गया था? इस पे कृषि पे जोर दिया गया था। किस पे आधारित था? ये हेरोड डोमर के मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपको 1969 से लेकर के 74 तक, इसमें विकासात्मक कार्य और आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कितने प्रबुद्ध व्यक्ति को नामित किया जा सकता है? इसमें राष्ट्रीय प्रबुद्ध आयोग में आपको 2 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिशोध किया गया है? वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब जो पावर का है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? स्थानीय सरकार के द्वारा। ठीक है, लोकल जो गवर्निंग बॉडी है, लोकल गवर्निंग बॉडी, उसके हाथ में जो सत्ता दे दिया जाएगा तो फिर पावर का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मुखिया वगैरह हो गए, प्रधान वगैरह, ग्राम प्रधान, इन सब चीज़ों के बारे में, सरपंच के बारे में बात किया जा रहा है। इनमें से कौन किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? जो इसमें जो हो जाएगा आपको श्रीमाओ भंडार नायके। कौन बनी थी? श्रीमाओ भंडार नायके कब बनी थी? आपको 21 जुलाई 1960 कब बनी थी? 21 जुलाई 1960। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? इंदिरा गांधी जी के बारे में। इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी थी? 24 जनवरी 1966। कब बनी थी? 24 जनवरी 1966। भारत की पहली प्रधानमंत्री और एकलौती प्रधानमंत्री। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? मार्गरेट थैचर के बारे में। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री थी। ये कब बनी थी? 1979 में बनी थी प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पेटकार चित्रकला का संबंध किस राज्य से? पेटकार चित्रकला का संबंध झारखंड राज्य से है। निम्नलिखित में से किसकी मूल प्रकृत भाषा नहीं थी? संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये किसी से लिया नहीं गया, किसी भाषा से नहीं लिया गया है। इनमें से किस स्थान पर सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र आपको हरियाणा में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेन देनों पर कर, ठीक है, संघ के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, सही बात है, ये तो आपको सही है। राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, ये गलत है आपको, इसलिए ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा। जो भी शेयर बाजार से रिलेटेड है, जो भी टैक्स वगैरह लिए जाते हैं, वो आपको केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई थी। इसी से एक जुड़ा हुआ है नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कार्यक्रम अप्रैल 1953 में तैयार किया गया था और इसका जो उद्घाटन है
वो आपको 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसका गठन तब किया गया था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये महसूस किया कि नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे 1952 में बनाया गया था, धन की कमी के कारण पूरे भारत में लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या किया गया था, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम को लागू किया गया था 1953 में, और नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, 1952 में आया था। भारत का दूसरा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? भारत का दूसरा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आपको मिजोरम है। पहला कौन सा है? आपको गोवा है। गोवा में नगरीकरण की प्रतिशतता कितनी है? 49.77%। और मिजोरम में कितना है? 49.5 आपको है। ठीक है, 49.5 है। और तमिलनाडु में कितना है? 43.86 है। कितना है? 43.86 है। और जो चौथे स्थान पे है वो आपको महाराष्ट्र है। ठीक है, 1 नंबर पे आपको ये हो गया, 2 नंबर पे आपको मिजोरम हो गया, 3 नंबर पे आपको तमिलनाडु हो गया, 4 नंबर पे क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? दीपिका कुमारी का संबंध आपको तीरंदाजी से है, और ये झारखंड राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से। इस महिला खिलाड़ी को सर्वप्रथम 2012 में गोल्ड मेडल मिला था वर्ल्ड कप में। गोल्ड मेडल कब मिला था? 2012 में पहली बार मिला था, और उसी समय ये विश्व की नंबर एक रैंकिंग में पहुंची थी। ठीक है, नंबर 1 रैंकिंग में, अभी भी फिलहाल नंबर 1 रैंकिंग पे ही है दीपिका कुमारी। ठीक है, उसके अलावा जो है इन्होंने 2013 के विश्व कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके अलावा ब्रॉन्ज, ये रजत पदक तो बहुत बार जीती हैं। उसके अलावा 2021 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 3 स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, 3 स्वर्ण पदक। कितने स्वर्ण पदक? 3 स्वर्ण पदक। 1 स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में जीती है, 1 स्वर्ण पदक आपको मिक्स्ड डबल्स में जीती है। मिक्स्ड में ये अपने पति के साथ अतानु दास, इसके पति का नाम अतानु दास है। ठीक है, उनके साथ ये जीती है। और एक जो है रिकर्व प्रतिस्पर्धा में, जिसमें महिला के साथ फाइट करी थी, तो उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसलिए जो ये है 3 गोल्ड मेडल के साथ 2021 में वर्ल्ड कप को ये फिनिश करी है। कहा जाता है कि इनके पिताजी जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। ठीक है, तो अभी तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर ट्रेंड में है। रिंकू सिंह, आप तो नाम सुने ही होंगे, क्रिकेट की फिल्म बड़ा नाम करा। उनके पिताजी भी एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑब्वियसली बात है ऑटो रिक्शा से ही करते होंगे। उसके अलावा मोहम्मद सिराज मियाँ मैजिक जो है, उनके पिताजी भी कहा जाता है कि तो डेथ हो गए। उनके वालिद भी जो है ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। ठीक, तो अब हम भी कहेंगे कि हमको अगर सक्सेसफुल होना है तो पिताजी से बोलेंगे कि आप भी पिताजी ऑटो रिक्शा खरीदिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। भारत विविधता के कारण उत्पन्न चुनौतियों में से एक नहीं है। क्षेत्रीयता, ये तो है ही, लोकेलिटी। आपको जातिवाद, ये भी है। सांप्रदायिकता, ये भी। आपको रंग भेद, ये ही सिर्फ देखने को नहीं मिलता है। निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है? टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में बाघों की जो संख्या है, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है, टाइगर की संख्या आपको 526 है। और बिहार में टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग टाइगर की संख्या कितनी है? 45 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? माता टीला परियोजना जो आपको है बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपको बेतवा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कुकी कहाँ पे? कुकी कहाँ? मणिपुर, ये सही है। मीना कहाँ पे? राजस्थान। मिकिर कहाँ पे? मेघालय। लेप्चा, ये आपको तमिलनाडु नहीं होगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो आपको 1950 ईस्वी में किया गया था। नल सरोवर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है नल सरोवर? गुजरात। मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये आपको हो जाएगा जिंक हो जाएगा। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून की अवधि निम्न में से क्या है? इसमें हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। मार्च से मई कोई मानसून नहीं आता है। जून से सितंबर आता है साउथ वेस्ट मानसून आता है, जो कि बंगाल की खाड़ी से आती है, सॉरी ये अरब सागर से आती है, और आपको वर्षा करवाती है पूरे भारतवर्ष में, ये जाकर के वर्षा करवाती है। फिर जो है आपको एक होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, मूलतः इसकी जो उत्पत्ति बे ऑफ बंगाल की ओर से होती है, और भारत में ये दक्षिण तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। जो भारत में क्या होता है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सब जगहों पे क्या करवाती है? बारिश करवाती है। कब से कब? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको बारिश करवाती है। कितने दिन तक सक्रिय रहती है? 3 मंथ तक सक्रिय रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजाम सागर मानव निर्मित झील किस नदी पर स्थित है? निजाम सागर जो मानव निर्मित झील है वो किस नदी पर स्थित है? वो है आपको मंजरा
मंजरा नदी पे है। किस नदी पे आपको स्थित है? ये मंजरा नदी। मंजरा नदी कहाँ कहाँ बहती है? मंजरा नदी आपको महाराष्ट्र, उसके अलावा आपको कर्नाटका, उसके अलावा आपको तेलंगाना से होकर के गुजरती है, ठीक है। और इसकी जो किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। गोदावरी की ये क्या है? सहायक नदी है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो आपको अमरकंटक है। कौन सा है आपको? अमरकंटक, अमरकंटक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो गुरु शिखर है वो किसका है? अरावली का सर्वोच्च शिखर है। केटू किसका है? केटू जो दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, 8,848 के बाद 8,511 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और तीसरा जो अमरकंटक, ये ध्रुवगढ़ी है। ध्रुवगढ़ी किसकी है? सतपुरा की जो है सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर? ये आपको 876 किलोमीटर की दूरी पर। निम्नलिखित से कौन सा देश भू आविष्ट नहीं है? श्रीलंका, बिल्कुल सही बात है, ये आपको भू आविष्ट नहीं है। नेपाल, सही, गलत बात है ये आपको। भूटान, ये भी आपको गलत है। अफगानिस्तान, ये चारों तरफ से लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किस देश के भौगोलिक उपनाम है? ये आपको हो जाएगा कोरिया का भौगोलिक उपनाम है। भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से किस देश को लघु यूरोप भी कहा जाता है? फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत आपको हो जाएगा ओलिपस मेसी है, ठीक है। इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 22,000 मीटर है। कितनी है? 22,000 मीटर है। और है कहाँ पर? मार्स पे, यानी कि मंगल पे। किस कहाँ पे है? ये मंगल पे है। निक्स ओलंपिया की लंबाई आपको 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर, लगभग क्या बोलते हैं इसको, एवरेस्ट से 2 गुना है। ये भी कहाँ पे आपको मिलेगा? मार्स पे ही आपको निक्स ओलंपिया मिलेगा, ठीक है। एक है लिबनिट्ज की ऊंचाई कितनी है? 10,000 मीटर है। ओलिपस मेसी कितनी है? आपको 22,000 मीटर। और ये आपको चंद्रमा की जो चांद की सबसे ऊंची चोटी है आपको कौन सा? लिबनिट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नरोरा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में स्थित है? नरोरा आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन का संज्ञा दिया गया? ये आपको सुरक्षा परिषद। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान आपको न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 61, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में आपको विष्णुपद मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस वर्ष संसद के द्वारा पारित बिल पर राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था? ये आपको आया था 1986 में। कुछ क्वेश्चन मैथ्स के हैं जिसको हम लोग स्किप कर देते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, ठीक है। किसी ऊंचाई पर वस्तु को उठाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? स्थितिज ऊर्जा का होता है पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। हाइट बढ़ाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके? हाइट के, ठीक है। तो हाइट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। कोई घटना कितनी जल्दी घटित हो रही है, इस परिकल्पना ध्वनि तरंगों को किस अभिलक्षण से निर्धारित किया जा सकता है? ये आपको हो जाएगा फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के अलावा यहाँ पे आपको जितने भी दिए गए हैं, जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया या वेलोसिटी दिया है, ये सब आपको क्या है कि मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। एक यही जो है फ्रीक्वेंसी है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? आपको सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सोर्स पे डिपेंड करता है और ये मीडियम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। इसीलिए जी यहाँ आपको क्या आंसर हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। निम्न में से कौन सही है? उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के अग्रदीपों में किया जाता है, हेडलाइट्स, गलत है ये आपको साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को विकेंद्रण करने के लिए किया जाता है, ये भी गलत है आपको। ये जो हज्जाम है, ये हज्जाम अपने दुकान में क्या है कि मिरर लगाता है, कौन सा? अवतल दर्पण का। सेविंग दर्पण में आवासीय और सीधा प्रतिबिंब पाने के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है, गलत बात है। सीधा प्रतिबिंब तो बनता ही नहीं है उत्तल दर्पण में, ठीक है। बात कर लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस यानी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण की क्या हो जाएगी आपको? धनात्मक, और अवतल लेंस का क्या हो जाएगा आपको? ऋणात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स में। विद्युत संचरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तार समानतः किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम और कॉपर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम और कॉपर के बने होते हैं। निम्न में से किस नियम को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कहा जाता है? इसमें आपको हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल यानी कि बुयांसी फोर्स कॉर्क के भार से अधिक होने के कारण, इसी की वजह से क्या होता है कि कॉर्क पानी में तैरता है, कील जो है डूब जाता है। कैनाल रे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कैनाल रे की खोज आपको सर्वप्रथम किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। अब कैनाल रे होता क्या? कैनाल रे होता है कि जो एनोड से उत्पन्न होने वाली पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, ठीक है, ये किस पे से होता है? एनोड से उत्पन्न होता है। कैथोड और एक एनोड होता है, तो एनोड से क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज आयन रिलीज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैनाल रे बोलते हैं। आईयूपीएसी का विस्तारित रूप क्या है? आईयूपीएसी का विस्तारित रूप है इंडियन यूनियन, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, आईयूपैक या आईयूपीएसी। निम्न में से किस धातु या अधातु के परमाणुकता होती है? देखिए हम आपको बता देते हैं कि परमाणुकता कैसे निकाला जाता है। एटोमिसिटी, इसको अंग्रेजी में एटोमिसिटी बोलते हैं। तो इसका जो आपको हो जाएगा मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक, मोलिकुलर मास mm अपॉन एटॉमिक मास, ठीक। तो अब इसमें देख लेते हैं, नाइट्रोजन का सबसे पहले देख लेते हैं। इसका मोलिकुलर मास कितना है आपको? 24 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के जो परमाणु संख्या कितना है? 7 है, ठीक। उसका जो है आपको एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। और 14 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? उसका जो मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो यानी कि 24 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, हमेशा दोगुना नहीं होता है। तो उसका जो मोलिकुलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का? वो 24 होता है, और आपको 28, ठीक है, सॉरी 14 गुना 2 18 होता है। और इसका जो एटॉमिक मास है वो 14 है, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निलंबन के गुणधर्म नहीं है? ये समांगी मिश्रण तो होता ही है, ठीक है, ये कण आंखों से देखा जा सकता है, सॉरी ये निलंबन आपको होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है, यही गलत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। उसके अलावा ये आंखों से देखा जा सकता है, ठीक। निलंबन जो सस्पेंशन जो लटका हुआ रहता है पानी में, जो भी गंदा वगैरह रहता है, छानन विधि के द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, बिल्कुल पृथक किया जा सकता है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, ये भी आपको सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की पुष्टि नहीं करता है? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो रासायनिक अभिक्रिया की पुष्टि नहीं करता है? तापमान में परिवर्तन, ठीक, गैस का उत्सर्जन, ठीक, ऊंचाई में परिवर्तन और अवस्था परिवर्तन। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? ऊंचाई में परिवर्तन क्या है? ये आपको रासायनिक अभिक्रिया की पुष्टि नहीं करता है। इनमें से कौन सा आम्ल क्षारक सूचक, कौन सा आम्ल क्षारक सूचक या केवल सूचक है? इसमें कह रहा है कि एसिड बेस इंडिकेटर कौन कौन सा है, ठीक है। इसमें लाल पत्ता गोभी बिल्कुल सही है, हल्दी के रंगीन पंखुड़ियाँ ये भी आपको सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है आपको? हाइडेंजिया, पेंटूनिया और जेरोनियम की रंगीन पंखुड़ियाँ, ये भी आपको सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा हार्मोन सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? ये आपको हो जाएगा ये मेलाटोनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? मेलाटोनिन हो जाएगा, ठीक है। स्लीप वेक साइकिल में आपको ये मदद करता है। थायरोक्सिन क्या करता है आपको? थायरोक्सिन का जो काम बता देते हैं। थायरोक्सिन आपको फैट है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, इसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन काम करता है? थायरोक्सिन। ये आपको हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। थाइमोसिन को क्या बोलते हैं? एजिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है क्या होता है कि 18 साल तक ये थाइमोसिन है 18 साल तक बनेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये 18 साल तक जितना बनने का वो बन गया, धीरे धीरे क्या होता है कि ये इसका ह्रास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका ह्रास होना शुरू हो जाता है और जब बहुत ज़्यादा वृद्धावस्था हो जाती है तो इसमें लगभग खत्म हो जाता है, इसलिए इसको एजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। और बात कर लेते हैं एड्रेनल हार्मोन की, इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। फाइट, एक F से फाइट, एक F से फ्लाइट, ठीक है, एक F से फियर होता है। जैसे कि मान लीजिए सांप देखे तो फियर, आपके मन में डर हो जाएगा, तो डर होगा तो भागिएगा, तो वो आपको फियर हो गया, ठीक है। फाइट हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, दो भाई है और दो भाई में कोई वस्तु आया और वस्तु एक ही है और दो भाई में चल रहा झगड़ा, तो उसमें कौन सा ये हार्मोन आपको रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? एड्रेनालिन, ठीक है। फाइट और फ्लाइट में क्या हो गया आपको? भागने का मतलब, ठीक है। अब जैसे सांप देखिए तो आपका दिमाग काम किया, भागो यहाँ से, तो वो आपको ये तीनों हार्मोन का
चारों हार्मोन के बारे में आपको बता दी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग शरीर के तापमान, खाने और पीने को नियंत्रित करता है? ये आपको क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा आपको? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके बात कर लेते हैं सारे पे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं किस पे? थैलेमस पे। थैलेमस के बारे में बात करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? गेट कीपर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गेट कीपर ऑफ ह्यूमन ब्रेन कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि सोचना और मेमोरी के काम में ये काम आता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? एक सोचना, थिंकिंग और मेमोरी के काम में ये आता है। ठीक है, और एक बात कर लेते हैं हम लोग किस पे? मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या क्या चीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है? रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सेक्रीशन और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, इन सारी चीज़ों को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, एमओ का आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? पोन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पोन्स क्या करता है? आपको ये स्लीप वेक साइकिल और जो ब्रीदिंग को क्या करने का काम करता है? हैंडल करने का काम करता है। स्लीप वेक साइकिल और ब्रीदिंग को हैंडल करने का काम कौन करता है? आपको पोन्स हो गया। उसके अलावा जो है आपको उसके अलावा आप बात कर लेते हैं हम लोग किस पे? सेरेब्रम पे बात कर लेते हैं। सेरेब्रम का क्या काम होता है? सेरेब्रम का क्या काम होता है? आपको विजन हो गया, आपको हियरिंग हो गया, स्पीच हो गया। उसके अलावा आपको जो इंटेलिजेंस है आपको यहीं से आपको पोन्स से देखने को मिलता है। ठीक है, और सेरेबेलम क्या होता है कि आपको सेरेबेलम ये आपको ह्यूमन बॉडी का सीपीयू कहलाता है। ठीक है, सारा तार यहीं से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, किससे? आपको सेरेबेलम से। ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम यही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रकाशग्राही कोशिका है? ठीक, प्रकाशग्राही कोशिका का मतलब जो कौन सा लाइट को ये करने का काम करता है। इसमें आपको हो जाएगा रॉड भी हो जाएगा और कोन भी हो जाएगा। रॉड क्या होता है? रॉड आपको रात में एक्टिव होता है। ठीक है, रॉड आपको कब एक्टिव होता है? रॉड रात में। और कोन क्या होता है? कोन दिन में एक्टिव रहता है। ठीक है, दिन में देखने में मदद करता है। मानव शरीर में पसलियों कितने जोड़ियों में पाई जाती है? मानव शरीर में जो पसली जो है आपको वो आपको 12 जोड़ी में पाया जाता है। ठीक है, 12 जोड़ी में आप देख लीजिए कि 1 से 7 तक क्या होता है? आपको ट्रू रिब्स कहलाता है। क्या कहलाता है? आपको ट्रू रिब्स कहलाता है। ठीक है, इसलिए ये क्यों कहलाता है ट्रू रिब्स? क्योंकि ये एस्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड रहता है। किससे? आपको एस्टर्नम से आपको डायरेक्टली अटैच्ड रहता है, इसलिए इसको ट्रू रिब्स कहा जाता है। ठीक है, और एक इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है, इसको क्या कहा जाता है? वर्टिब्रो और एस्टर्नल रिब्स भी इसे कहा जाता है। और उसके अलावा 8 से जो है 10 तक, 8 से 10 तक को क्या कहा जाता है? फॉल्स रिब कहा जाता है। ठीक है, ये भी एस्टर्नम से जुड़ा होता है लेकिन इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या होता है? इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। ये इनडायरेक्टली कैसे जुड़ा हुआ रहता है? जो 7 नंबर वाला रिब्स जो अभी हम बोलेंगे जो ट्रू रिब्स है, उसी के थ्रू क्या होता है कि ये एस्टर्नम से जुड़ा हुआ रहता है। इस रिब्स को क्या नाम से जाना जाता है? हमको वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये एक और जो बच गया है 11 और 12, 11 प्लस 12 जो है इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग, FLOTING। ये क्या होता है? ये रिब्स जो होता है वो लटका हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या होता है? आपको लटका हुआ रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसको वर्टिब्रल रिब्स भी कहा जाता है। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? वर्टिब्रल रिब्स। आइए इसका एक फोटो है, उस पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ट्रू रिब्स के बारे में दिखाया गया है आपको, ट्रू रिब्स की संख्या देख लीजिए 7 है, 1 to 7। ठीक है, अब जो यहाँ फॉल्स रिब है 8 9 10, ये जो 8 9 और आपको ये 10 है, ये क्या है कि आपको जुड़ा हुआ किससे है? 7वां से, यहाँ से जुड़ा हुआ 7वां रिब से। ठीक है, और ये क्या हुआ कि एस्टर्नम से जुड़ा हुआ। अब जो बात कर लेते हैं किसके बारे में? फॉल्स, ये जो फ्लोटिंग रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि ये रहा आपको फ्लोटिंग रिब्स। ये
ये और ये क्या है, 11वां और 12वां जो है वो आपको फ्लोटिंग रिब्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे, 97 नहीं 98 भी हो गया है, और 99 पे बात करते हैं। सरीसृप पक्षियों, स्थलीय घोंघा एवं कीट किस प्रकार के यूरिक अम्ल उत्सर्जन प्राणी ग्रुप में आते हैं। ठीक है, इसमें आपको हो जाएगा यूरिकोटेलिक हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, यूरिकोटेलिक। यूरिया कौन सेक्रेट करता है, ये क्या हुआ, यूरिक एसिड सेक्रेट किया करेगा। यूरिक एसिड सेक्रेट कौन किया, यूरिकोटेलिक। और यूरिया कौन सेक्रेट करेगा, ह्यूमन करता है। ठीक है, ह्यूमन करता है। और अमोनोटेलिक यानी अमोनिया कौन सेक्रेट करता है, अमोनिया जो जलीय जीव होता है वो सारा आपको अमोनिया सेक्रेट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं रक्त में सबसे अधिक संख्या में कौन पाया जाता है। रक्त में सबसे सबसे ज़्यादा संख्या में आपको क्या पाया जाता है, आरबीसी। आरबीसी की संख्या जो होती है 4.7 से लेके 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। ठीक है, 4.7 से लेके 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स जो कि डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना होती है, कितना होता है, 4500 से लेकर के 11,000 सेल 11,000 सेल पर माइक्रोलीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या होती है आपको 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख सेल पर माइक्रोलीटर होती है। ठीक है, तो जो हमारा जो आज का एक वीडियो सेक्शन था, ख़त्म करने से पहले हम लोग वीडियो सेक्शन को ख़त्म करने से पहले एक बार देख लेते हैं थाइमोसिन के बारे में। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बताना रह गया था, तो हम आपको बता देते हैं। थाइमोसिन का जो लोकेशन होता है वो थोड़ा जो एस्टर्नम होता है, एस्टर्नम जो भी आप देखे फिगर, इसीलिए हम तब तक रुके हुए थे। तो एस्टर्नम जो होता है उसके पीछे पाया जाता है। ठीक है, उसी के पीछे, थोरेक्स में एस्टर्नम के पीछे पाया जाता है। इसका जो, इसको क्या बोलते हैं, ये लिम्फोइड ऑर्गन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है टी लिम्फोसाइट्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है आपको, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक, बार बार ये आ रहा है आपको, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है और बी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, ये आपको हम बताते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स को बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, और इसको बोलते हैं ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, HMI, CMI और HMI हो गया आपको। जो टी लिम्फोसाइट है ये आपको एंटीबॉडीज़ बनाने का काम नहीं करता है। टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, आपको एंटीबॉडीज़ बनाने का काम नहीं, जो भी एंटीजन आया बाहर से उसके अगेंस्ट क्या करता है, ये एंटीबॉडी बनाने का काम नहीं करता। लेकिन जो भी माइक्रोफाज है या NK सेल है उसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद क्या करता है, ये लोग साइटोकाइनिन रिलीज करता है। साइटोकाइनिन रिलीज करने के बाद क्या करता है, ये लोग एंटीजन, जो बाहर से जो एंटीजेंस वगैरह आते हैं उससे जाकर के लड़ने में ये हेल्प करता है पूरे बॉडी को। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो टी सेल है, टी सेल जो है आपको सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है, ये आपको ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट होता है उसकी रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, जो भी सेल आपके अंदर आ रहा है, कोई भी नया सेल आपके अंदर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट कर देगा, ये आपको डिसाइड करने का काम कौन करता है, टी लिम्फोसाइट काम करता है। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, बी लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं। बी लिम्फोसाइट के बारे में बताया, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये खुद ब खुद ये अपना एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, ये खुद ब खुद एंटीबॉडीज अपना बनाने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि वो बाहरी एंटीजन से लड़ने में शरीर को मदद करता है। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। थैंक यू।